हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 15 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस शहर में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन हुआ? इसका राइट आंसर है देहरादून। देहरादून एक्चुअली में उत्तराखंड की राजधानी है। यहीं पर सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन किया गया। एक्चुअली में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य है, कोविड-19 के बाद इन पहाड़ी क्षेत्रों की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, साथ में रिलीजियस टूरिज़्म है, उससे आपका इकोनॉमी को पहले काफ़ी बूस्ट मिलता था। लेकिन कोविड-19 के बाद ये सारे के सारे जो एरियाज हैं वो क्या हो गए, बंद हो गए। इससे यहाँ के रोजगार पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो अभी आपका पहाड़ी क्षेत्रों की इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें, कैसे उसको बूस्ट दें, इसी के लिए आपका सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, और इसमें आपका अन्य पहाड़ी राज्यों ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है 9 समझौते पर आपका भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौते किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो समिट हुआ ये पहली बार आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना और निवेश को बढ़ाना। और उज्बेकिस्तान ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है कि वो आपका चाबहार पोर्ट के माध्यम से उसके देश में यानी उज्बेकिस्तान में क्या करे, निवेश करे और आपका सामान के सप्लाई करने की अनुमति दे। और इस आज से आपका यानी कहने का मतलब चाबहार बंदरगाह अभी समझेंगे, उससे आपका जो है वो क्या करे, सामान जो है आपका उज्बेकिस्तान तक पहुंचाए। ये रिक्वेस्ट कर रखी और अभी भारत ने कहा है कि हम लोग ईरान से बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या है आपका चाबहार बंदरगाह। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको देश हम लोग पढ़ रहे हैं, या आपको मैं कुछ देर पहले उज्बेकिस्तान के बारे में बता रहा था, तो ध्यान रखिएगा जो ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान एक्चुअली में भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्या है दोस्तों, 1966 में, कब आपका 10 जनवरी 1966 में यहीं पर एक आपका बहुत ही प्रमुख समझौता होता है, जिसे हम लोग ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। किस समझौते से? ताशकंद समझौते के नाम से। होता क्या है, 1965 में भारत और पाक के बीच एक वॉर होती है, और उसके बाद आपका रसिया के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच आपका ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। भारत की तरफ से आपका लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारत का नेतृत्व करते हैं, जबकि आपका पाकिस्तान की तरफ से अयूब खां पाकिस्तान का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अयूब खां और आपका भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, भारत में हरित क्रांति का श्रेय आपका शुरू करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जब समझौता होता है तो उसी को आपका ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और ये आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका उज्बेकिस्तान है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग सेंट्रल एशिया कंट्रीज के नाम से जानते हैं। चाहे वो आपका उज्बेकिस्तान हो या कजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो या आपका किर्गिस्तान हो, ये सारे के सारे आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका उज्बेकिस्तान है वो आपका डबल लैंड लॉक कंट्री है। कहने का मतलब डबल लैंड लॉक उस कंट्रीज को कहा जाता है जिसके चारों ओर के कंट्रीज भी क्या होते हैं, आपका लैंड लॉक होते हैं। और लैंड लॉक उसे कहा जाता है जिसकी जो सीमा है वो समुद्र से क्या नहीं करती है, टच नहीं करती। जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये आपका उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये उज्बेकिस्तान है, और इसके चारों ओर आप देखिए, एक साइड तुर्कमेनिस्तान है, एक साइड आपका जो है कजाकिस्तान
उज्बेकिस्तान है, फिर नीचे आपका जो है किर्गिस्तान है और फिर आपका जो है तजाक। तो इस तरीके से चारों ओर से ये क्या हुआ है, आपका कहीं ना कहीं लैंडलॉक कंट्री से घिरा हुआ है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका इसने चाबहार प्रोजेक्ट से क्यों रिक्वेस्ट की है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये है आपका गुजरात, ठीक है ना, ये गुजरात है और गुजरात पर यहीं पर आपका जो है भारत का कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम चेंज करके वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ कांडला से आपका सेंट्रल एशिया के व्यापार के लिए भारत ने यहाँ पर ईरान की बिल्कुल सीमा पर कौन सा आपका बंदरगाह को विकसित किया, उसका नाम है चाबहार। कौन सा है दोस्तों, चाबहार, नोट कर लीजिएगा, ये ईरान में स्थित है। फिर चाबहार से लेकर आपका जाहेदान तक, ठीक है ना, चाबहार से लेकर जाहेदान, चाबहार जाहेदान रेलवे लिंक के द्वारा भारत ने इसे विकसित किया और इस रेलवे का क्या किया, शुरुआत में निर्माण किया। प्रोवाइडेड बाद में भारत और ईरान के बीच में व्यापार बंद हो गया था, क्योंकि यूएसए ने भारत को एक हिसाब से धमकी दे दी थी कि आप ईरान से क्या करिए, व्यापार बंद करिए। तो हुआ क्या, अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी हुई, ये कहे कि आपका वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, तो जो बाइडेन अब आपका राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका भारत ने अनुमति मांगी है यूएसए से कि हम ईरान और जो वेनेजुएला है उसके साथ आपका व्यापार कर सकें। तो अभी हुआ क्या कि जब आपका उज्बेकिस्तान के साथ हमारी जब वर्चुअली वार्ता हुई, समझौते हुए, तो उसमें उसने रिक्वेस्ट की कि भारत आपका इसी रूट से इसको व्यापार करने की क्या दे, अनुमति दे। तो होगा क्या कि यहाँ से आपका ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहीं पर है आपका चाबहार, ईरान के बॉर्डर पर। यहाँ से भारत ने एक रेलवे लिंक बना रखा है, ठीक है ना, कहाँ तक, जाहेदान तक, जिसे हम लोग चाबहार जाहेदान रेलवे लिंक बोलते हैं। और यहाँ से फिर एक हाईवे भारत ने निर्मित कर रखा है आपका, कहाँ, जरांज। फिर जरांज से भारत क्या करता है, ये जरान जो है बिल्कुल अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक आपका शहर है और यहीं से आपका भारत ने काबुल तक इसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो यहीं से आपका क्या होगा, यानी कहने का मतलब काबुल से आगे अगर ऊपर साइड को देखेंगे, दूसरे मैप में हम लोग देखते हैं, ये रहा अपना भारत और इसी भारत के अगर आप इस साइड को जाएंगे तो ये है आपका अफगानिस्तान, यहाँ पर है आपका ईरान, ठीक है ना। अब आप देखिए ईरान से यहाँ आपका यहाँ तक यानी काबुल तक किसके द्वारा, यानी कहने का मतलब आपका सड़क के द्वारा, यानी रेलवे लिंक से सड़क, फिर हाईवे के द्वारा यहाँ तक भेजा जाएगा। फिर यहाँ से बिल्कुल जस्ट ऊपर पर ही कौन है आपका, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर भारत के द्वारा सामान भेजा जाएगा, क्योंकि भारतीय वस्तुओं की मांग यहाँ पर यानी उज्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से अभी इस रूट से आपका सामान ले जाने की जो अनुमति मांगी है वो किसने मांगी है, आपका उज्बेकिस्तान से भारत ने। और भारत ने कहा है कि ठीक है भैया, हम आपका सबसे पहले ईरान से बात करते हैं और फिर हम लोग आपको जो है बताएंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ताशकंद समझौता आपका 1966 में हुआ था, 10 जनवरी को, किसके बीच में, आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यूएसएसआर ने इसमें मध्यस्थता की थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजन, जिन्हें दोस्तों आपका विकलांग कहा जाता था पहले, मोदी जी ने आपका 2015 में घोषणा की कि आपका विकलांग को हमें दिव्यांग आपका बुलाना चाहिए, ठीक है ना। तो किस राज्य में दिव्यांगजन की सुविधा हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है महाशरद। क्या नाम है आपका, महाशरद, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी महाशरद नाम से आपका महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब क्या है ये महाशरद प्लेटफॉर्म, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। एक्चुअली में आपका इसका जो उद्देश्य है, महाराष्ट्र राज्य में दिव्यांग लोगों को मुफ्त में जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनको प्राप्त करने में ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली में मदद करेगा। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लिया जाए आप कोई भी चीज़ क्या करना चाहते हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को आपका देना चाहते हैं, जैसे ब्रेल किट है या श्रवण यंत्र है या आपका जो है आर्टिफिशियल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, या बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर है, या कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, ये आपका दिव्यांग
दिव्यांग लोगों को आप देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका अगर आप देखें पूरे विश्व में तो दिव्यांगों की उतनी बेहतर हालत भारत में बहुत अच्छी नहीं है, और विश्व में भी अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो आपका कहीं पर भी इन लोगों की उतनी बेहतर हालत नहीं है। सरकारों ने आपका इस तरीके से इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रखी है। तो ऐसे में आपका एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने आपका जो महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। अगर कोई व्यक्ति इसमें आपका कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ चीज़ें दान करना चाहता है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कर सकता है। चाहे वो ब्रेल किट है, श्रवण यंत्र है, कृतिमंग है, बैटरी है, ब्लैंकेट है, या आपका जो है इस तरीके की सारी चीज़ें हैं वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका महाराष्ट्र की 1 मई 1960 को, कब दोस्तों, 1 मई 1960 को ये एक राज्य के रूप में स्थापित होता है। इस पॉइंट को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। और आपका महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जबकि राज्यपाल हैं आपका भगत सिंह कोश्यारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का आपका तीसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम की तो वो राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में पहला स्थान है आपका यूपी का। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भारत का हॉलीवुड और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई इसी महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अजंता एलोरा और एलिफेंटा गुफा और कार्ले गुफा इसी महाराष्ट्र में आपका पाई जाती हैं या महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। लोनार झील जिसे अभी रामसर साइट घोषित किया गया है, ये लोनार झील भी कहाँ स्थित है, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर जो यहाँ की आपका विंटर कैपिटल है यानी शीत राजधानी है, जो संतरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो दोस्तों ये एडिशनल फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। और एक लावणी और तमाशा यहाँ का बहुत ही फेमस क्या है, आपका फोक डांस यानी लोक नृत्य है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है जिरकान मिसाइल इन दिनों खबरों में था, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया। इसका राइट आंसर है रसिया। ये है आपका यूरेशियन रीजन की आपका एक आर्टिकल, एक रिपोर्ट। इसमें यूएस सुपर कैरियर एनहिलेटर रशियन टेस्ट फायर्स ऑन ऑफ द फास्टेस्ट एंटी शिप्स मिसाइल ऑन द प्लान द जिरकॉन। क्या नाम है इसका, जिरकॉन है। और ये आपका सबसे ज़्यादा क्या है, एंटी शिप मिसाइल है। कहने का मतलब जो शिप होते हैं उनको ख़त्म करने वाला मिसाइल है। ये है आपका जिरकॉन मिसाइल की तस्वीर, बड़ा डेंजर लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ये आपका एंटी शिप मिसाइल है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। और ये कहा जा रहा है कि भारत के ब्रह्मोस्त्र से भी कई गुना क्या है, ये बेहतर है। तो दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा, जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने कर रखा है, रसिया ने। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाधीनता सड़क इन दिनों खबरों में था, यह किन दो देशों के बीच बनाई जाएगी। इसका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच इस स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जाएगा। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 17 दिसंबर को यानी 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसके बारे में सारी डिटेल आएगी, तब हम आपको कंप्लीटली बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो स्वाधीनता सड़क है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में नॉर्मन अब्रामसन का निधन हो गया है, इन्हें किसके जनक के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी खोज थी नॉर्मन अब्रामसन की, और इन्हीं के द्वारा वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क को क्या किया गया, स्थापित किया गया। ये है आपका अब्रामसन की तस्वीर, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। कुछ दिन पहले हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपका जो जनक माने जाते हैं नरेंद्र सिंह कृपानी, उनके बारे में भी पढ़ा था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल के जनक जो थे नरेंद्र सिंह कृपानी, इनका भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में जारी इथलोनॉग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा
कौन सी है? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हाल ही में जारी इथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका हिंदी। अगर बात करें आपका सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की, तो ध्यान रखिएगा जो इथनोलॉग है इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाने वाली है वो है दोस्तों आपका अंग्रेजी। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज मोस्ट वाइडली स्पोकन टू इंडियंस लैंग्वेज इज द टॉप 10। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत की जो 2 भाषा है वो टॉप 10 में आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा, पहली भाषा तो आपका इंग्लिश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 1132 मिलियन लोग आपका अंग्रेजी को बोलते हैं। दूसरा आपका चाइना की भाषा है मंदारिन, जिसे आपका 1117 मिलियन लोग आपका बोलते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा स्थान है हिंदी भाषा का, जिसे 615 मिलियन लोग, लगभग 64 करोड़ के आसपास में लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और चौथा स्थान है आपका स्पेनिश का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाली भाषा का 7वां स्थान है, ये आपका 7वें नंबर पर है और इसे बोला जाता है 265 मिलियन लोगों के द्वारा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार ये आपका जो है पता चला है कि दुनिया में जो हिंदी है वो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और भारत के 2 भाषाएं टॉप 10 में शामिल हैं, एक तो हिंदी तीसरे स्थान पर है, जबकि 7वें स्थान पर बंगाली है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल देशों में सतत विकास लक्ष्यों के लिए, कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रियान्वयन हेतु विशेष दूत नामित किया गया? इसका राइट आंसर है प्रजा त्रिवेदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हैं आपका प्रजा त्रिवेदी जी, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में सतत विकास के क्रियान्वयन के लिए विशेष दूत नामित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत की पूर्व विदेश आर्थिक सलाहकार थी। कौन थी दोस्तों? आर्थिक सलाहकार, माफ करेगा, विदेश सलाहकार नहीं बल्कि आपका आर्थिक सलाहकार थी। और ध्यान रखिएगा, इन्हें आपका अभी राष्ट्रमंडल देशों में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए विशेष दूत नामित किया गया है। अब सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ क्या होता है, ठीक है ना, यानी राष्ट्रमंडल क्या होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो कभी ब्रिटेन के क्या रहे हैं, आपका कॉलोनी यानी गुलाम रहे हैं। और वर्तमान में आपका राष्ट्रमंडल देशों में टोटल कितने देश शामिल हैं? 54 देश शामिल हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में जो 54वां देश बना वो बना आपका मालदीव। कौन बना? आपका मालदीव। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब ये क्या है? सतत विकास लक्ष्य। एक्चुअली में दोस्तों सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक्चुअली में जब 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ, ठीक है ना, जिसे हम लोग COP21 के नाम से जानते हैं, तो इसी COP21 में आपका डिसीजन लिया गया कि 2015 से लेकर 2030 तक हम लोग आपका 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको क्या करेंगे? आपका हासिल करेंगे। यानी वो लक्ष्य जिससे आपका पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और कैसे आपका क्लाइमेट चेंज को हम रोकेंगे, इस तरीके के आपके 17 लक्ष्य तैयार किए गए। यानी ऐसा विकास जिससे आपका मनुष्य का विकास भी हो और जीव जंतु पर भी उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और भविष्य के लिए भी वो संसाधन क्या हो, प्रिजर्व रहें, यानी कहने का मतलब संरक्षित रहें। इसीलिए आपका 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत आपका 17 सतत गोल रखे गए, यानी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए। इस पॉइंट को ध्यान से आपका दोस्तों
नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सतत विकास के तहत 2015 में जो पेरिस आपका जो है एग्रीमेंट हुआ था उसमें कितने सतत विकास गोल रखे गए हैं। तो वो कितने हैं आपका 17 है और 2030 तक इसको पूरे करने हैं। तो आपका दोस्तों ये जो राष्ट्रमंडल देश है, राष्ट्रमंडल देश आपका एक्चुअली में क्या है, ब्रिटेन के जो गुलाम या ब्रिटेन के जो कॉलोनीज रहे हैं वही देश हैं। और उसमें कितने टोटल शामिल है, 54, और 54वां देश कौन है, मालदीव। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका जो विशेष दूत नामित किया गया वो किया गया है प्रजा त्रिवेदी को, जो आपका भारत की पूर्व आपका क्या रह चुकी हैं, आर्थिक सलाहकार रह चुकी हैं। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।